Hello everyone, myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Civil Engineering Department. And today we are discuss on Unit 2 of Transportation Engineering subject, Highway Transportation, and lecture number 20 and 21, Design of Flexible Pavement. सो दोस्तों, ये दो लेक्चर है डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के जो चैप्टर नंबर 4 के हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारा अभी कंटिन्यू है जिसका नाम है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट। ठीक है, तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग आगे के प्रीवियस जो भी लेक्चर हुए उसमें हमने देखा था। आज हम कंटिन्यूसली बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 20 फ्लेक्सिबल पेमेंट में। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन किस हिसाब से होती है, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, और रिजिड पेमेंट की डिजाइन क्या होती है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो लेक्चर नंबर 20 और 21 में हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन को कवर करने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 20 डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट 1, और जहाँ पे कोड इंक्लूड है IRC 37 2001। दोस्तों अब हमको फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या है और रिजिड पेमेंट क्या है उसके बारे में तो ऑलरेडी हमको पता चल गया है, क्योंकि हमने आगे मटेरियल और रिजिड पेमेंट के मटेरियल उन पे टेस्टिंग ये सब चीजें देख ली है। ठीक है, अब फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज कर लेता हूँ कि अगर बिटुमिनस के ब्लैक टॉपिंग रोड है हमारे आसपास, जो जो हम देखते हैं हाईवे, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल है। और आरसीसी के जो पेमेंट हमको दिखाई दे रहे हैं वो रिजिड पेमेंट है। फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में लेयर में अलग अलग डिफरेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख सकते हैं कि पेमेंट किस हिसाब से फ्लेक्सिबल का, वहाँ पे सरफेस ट्रेसिंग कोड से जो बिटुमिनस का होता है सिर्फ, जहाँ पे प्राइम कोट होता है सरफेस कोट से, बेस कोट से, और यहाँ पे क्या होगा, नीचे सब पेज होगा और सब पेज के नीचे सेपरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कंक्रीट स्लैब होगा, कंक्रीट स्लैब के नीचे सब पेज होगा और उसके नीचे सेपरेट और नेचुरल फॉर्मेशन लेयर होगा सॉइल का। तो इस हिसाब से पेमेंट के अलग अलग लेयर होते हैं, बट इसकी थिकनेस हमको अगर फाइंड करनी है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो हम कैसे कर सकते हैं, तो वो हम इंडियन रोड कांग्रेस जो इंडियन के स्टैंडर्ड्स है उसके हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों इनमें से जो बेसिकली जो चीजें होने वाली है IRC मेथड्स के बारे में बात करें, डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट के बारे में, तो हमने यहाँ पे यूज किया है IRC 31 2012 जो लेटेस्ट है। ठीक है, उसके हिसाब से IRC 31 में फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन दी गई है। अलग अलग उसके वर्जन है, 1970 का है, 1984 का है, 2001, और रिवाइज है न्यूली 2020 के हिसाब से। तो RC 37 और 70 और 84 में दोनों में जो सेम मेथड है वो है कि हमने CBR जो सब्जेक्ट है उसकी CBR की वैल्यू बेस और ट्रैफिक टर्म कमर्शियल व्हीकल के हिसाब से डिजाइन की गई है। तो दोस्तों जैसे कि हमको पता है फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट है, तो वो ऑलरेडी जितने भी लेयर है वो सेपरेट जो एक्सिस्टिंग सॉइल का लेयर है उसमें उसके ऊपर प्लेट होता है। ठीक है, तो बाकी के लेयर सेपरेट सॉइल पे ऊपर रहते हैं और बाकी के जो लेयर है उसके ऊपर डायरेक्ट व्हीकल का लोड आता है जो हमारे कैरिज पे से हमारे जो व्हीकल चल रहा है। इस हिसाब से फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट में लोड डिस्ट्रीब्यूशन हमने आगे भी देखा था कि हमारा जो व्हील है, व्हील का जो एक्सल है, एक्सल पे जो लोड आने वाला है ट्रक का या अलग अलग टर्न में जो वेट हो गए, ठीक है, तो वेट यहाँ पे आने वाला है और यहाँ से इस हिसाब से डिफॉर्मेशन होके यहाँ पे डिफ्लेक्शन होके सबग्रेड तक पहुंचने वाला है, और इस हिसाब से उसका जो लोड पैटर्न होगा इस हिसाब से होगा। सिमिलरली रिजिड पेमेंट में इस हिसाब से होगा सबग्रेड का, जहाँ पे लोड ट्रांसफर होने वाला है। बट तो यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिल लोड है और ग्रेन्यूलर सरफेस यहाँ पे दी गई है, तो बिल लोड है यहाँ पे प्लेस्ड है। दूसरी बात, बिल लोड है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस लेयर है, बेस फोर्स है, सब पेज है, और सिलेक्टेड जितने भी लेयर है, तो ये पैटर्न में बिल लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा सबग्रेड तक। ठीक है, तो ये हम बिल लोड डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। ये दो तीन चीजें ध्यान में रख के अब हम डायरेक्टली बात करते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन की। फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन आज जो हम करने वाले हैं IRC 37 2001, सब जितने भी कोड है सब में सेम सिमिलर डिजाइन दी हुई है। तो हम IRC 37 को इन शॉर्ट फॉलो करेंगे। 2001 भी चलेगा, 2012 भी चलेगा, और 1984 भी चलेगा। तो इन सब का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल बेसिकली दो चीजों पे डिपेंडेंट है। पहली चीज है कि वर्टिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन ऑन अ सबग्रेड, कि जो सबग्रेड है नीचे का लेयर है उसमें ऊपर की जितने भी लेयर है, जो सबग्रेड है वो सॉइल का लेयर है, तो उसमें वर्टिकल स्ट्रेस या वर्टिकल स्ट्रेन क्या है,
उसकी कंडीशन क्या है। और दूसरा है कि जो हमने आगे भी देखा था कि जो सरफेस के जितने भी लेयर होते हैं, ठीक है, सबग्रेड मतलब सबग्रेड सॉइल के ऊपर के जितने भी हम लेयर बनाएंगे, बेस कोर्स का है, सब बेस का है, या तो बिटुमिनस का है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेस या स्ट्रेंथ की इफेक्ट देखने को मिलेगी। तो सरफेस कोर्स पे टेंसाइल स्ट्रेस क्या है ये हम देखेंगे। तो बेसिक ये दो प्रिंसिपल पे हमारी फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन डिपेंड करती है। सो इवोल्यूशन ऑफ पेमेंट कंपोनेंट देखें कि लेयर वाइज की जितने भी कंपोनेंट है सबग्रेड, तो सबग्रेड का बेसिक पर्पज क्या होता है कि वो टू रिसीव लेयर ऑफ पेमेंट के जितने भी लेयर है ऊपर के, ठीक है, तो वो जो सॉइल का लेयर होगा सबग्रेड वो उसको रिसीव करने वाला है। दूसरी चीज के मटेरियल प्लेस ओवर इट, वहां पे जो सबग्रेड सॉइल का लेयर है उसके ऊपर मटेरियल प्लेस होने वाला है। और तो ये सब चीजें हैं, तो उसकी स्ट्रेंथ हम ब्लैक बेरिंग टेस्ट है उसकी बेरिंग कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं सीबीआर टेस्ट थ्रू, हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं, और ट्राइएक्सियल कंप्रेशन टेस्ट थ्रू हम स्ट्रेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो सीबीआर के तीन सबग्रेड के तीन टेस्ट हम सॉइल की स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर मटेरियल का लोड आने वाला है और जो पेमेंट है उसका लोड आने वाला है, और वहाँ पे जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है जितना भी व्हीकल का लोड है उसका, ठीक है। तो सबग्रेड का पेमेंट कंपोनेंट लेयर का ये रोल रहेगा पेमेंट डिजाइन में, ठीक है। और दूसरी चीज, हम सबको पता है कि सेपरेट सॉइल की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो स्ट्रेंथ हम सीबीआर टेस्ट थ्रू फाइंड करेंगे। सो फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन यूजिंग सीबीआर वैल्यू ऑफ सेपरेट सॉइल, की सेपरेट सॉइल है, ठीक है, उसकी सीबीआर वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो उसको फाइंड करने के बाद उसको यूज करके हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे दो चीजें, कैलिफोर्निया स्टेट हाईवे डिपार्टमेंट मेथड है जो जिसको हम सीबीआर मेथड कहते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए। उसके लिए रिक्वायर्ड डेटा कौन कौन से हैं, तो रिक्वायर्ड डेटा दो मेजर डेटा रिक्वायर्ड है। पहला पहला डेटा है वो है डिजाइन ट्रैफिक इन टर्म ऑफ कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, जिसे हम सीएस से बोलेंगे, कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल। तो हमने आगे डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल के एक्सेल के बारे में बात की, तो दो टाइप के डेटा हमको इस मेथड के लिए चाहिए। उनमें से पहला है डिजाइन ट्रैफिक ट्रैफिक डेटा। ट्रैफिक डेटा में क्या रहेगा कि सीए से चाहिए हमको कम्युलेटिव नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल, तो वहाँ पे कितना स्टैंडर्ड एक्सेल लोड पर्टिकुलर स्टेज पे पड़ता है, तो ये हमको प्रॉपर कैलकुलेशन चाहिए इसका। और दूसरा है सीबीआर वैल्यू ऑफ सबग्रेड, तो जितने भी सबग्रेड है हमारे, जितने भी सबग्रेड पे सॉइल है उस सॉइल की सीबीआर वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। ये दो चीजें हमको पता है, तो ये दोनों चीज को हम ध्यान ध्यान में रख के जो ISO 37 में की गाइडलाइन में जो गाइडलाइन दी हुई है उसके हिसाब से हम पेमेंट की थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं कि इतनी ये लेयर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, ये लेयर की थिकनेस इतनी होनी चाहिए, सबग्रेड की थिकनेस इतनी होनी चाहिए। तो ये चीज पे डिपेंड करेगा। तो हमको रिक्वायर्ड डेटा कौन कौन से चाहिए, एक तो ट्रैफिक डेटा चाहिए और सीबीआर वैल्यू चाहिए हमको सबग्रेड पर की, तो ये दोनों कंपलसरी है। सो आज हम बात करने वाले हैं ट्रैफिक डेटा कौन कौन से चाहिए, और हमारा जो दूसरा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 21, उसमें हम सीबीआर वैल्यू ऑफ सबग्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ जो ट्रक है ट्रक का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, तो वहाँ पे एक्सल किस हिसाब से होता है, उसका स्टैंडर्ड लोड किस हिसाब से होता है, और उसकी पैटर्न किस हिसाब से होती है। आगे हमने कुछ पॉइंट पे हमने लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जो व्हील है, व्हील का लोड जो सरफेस पे आता है वियरिंग फोर्स पे, तो उसका वहां से लेके सेपरेट तक लोड डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से होता है वो भी हमने कुछ स्लाइड में देखा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इतनी चीज समझ में आ गई कि जो भी पेमेंट पे लोड आने वाला है वो व्हीकल का लोड आने वाला है, और व्हीकल का लोड डिपेंड करेगा ट्रैफिक पे। तो कोई भी पर्टिकुलर जगह पे कितना ट्रैफिक है, हम सबको पता है कि कोई हाईवे पे अगर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है, तो वहाँ पे डैमेज ज्यादा रहता है, क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा रहेगा तो उस पर लोडिंग भी ज्यादा रहेगा, ट्रक का ट्रैफिक रहेगा या तो अदर टाइप ऑफ ट्रैफिक रहेगा, तो लोडिंग के हिसाब से पेमेंट के वैल्यू हमको देखने को मिलते हैं। तो अगर ये वैल्यू ना हो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि ट्रैफिक तो होने वाला है, ठीक है, तो उसको रेजिस्ट करने के लिए हमको जो पेमेंट की थिकनेस है वो ज़्यादा रखनी पड़ेगी। और पेमेंट की थिकनेस हम किस हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल पेमेंट या रिजिड पेमेंट की थिकनेस हम दो चीज़ों से डिजाइन कर सकते हैं। एक तो हमारे पास ट्रैफिक का डेटा होना चाहिए कि कितना लोड पेमेंट पे पड़ता है, ठीक है, और दूसरा जो हमारा जो सॉइल है, जिस सॉइल पे हम पेमेंट के अलग अलग लेयर बनाने वाले हैं, जिसको हम सेपरेट का लेयर बोलते हैं, और उसकी वो सॉइल की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए।
तो ये दो चीजें हमको पता है, तो इसके हिसाब से हम पेमेंट की थिकनेस बना सकते हैं, अलग अलग लेयर की थिकनेस डिफाइन कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं ट्रैफिक डेटा क्या है। तो सबसे पहले हमको चाहिए इनिशियल डेटा इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल पर डे। तो इनिशियल हमको ट्रैफिक का डेटा चाहिए कि कोई पर्टिकुलर रोड के लिए, कोई पर्टिकुलर स्टेज के लिए, कि वहां पे और कितने कॉमर्शियल व्हीकल पर डे में, एक दिन में कितने कॉमर्शियल व्हीकल वहां से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये डेटा चाहिए, ये हम ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, हमारा जो सीबीसी है, कॉमर्शियल व्हीकल काउंट, ठीक है, ये ट्रैफिक सर्वे थ्रू हमको ये डेटा मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इनिशियली हमको ये डेटा चाहिए, तो वो डेटा किस हिसाब से होगा, कॉमर्शियल व्हीकल पर डे में कितना कॉमर्शियल व्हीकल वहां से पास होता है, तो ये डेटा हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास होना चाहिए ट्रैफिक ग्रोथ रेट ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ इन परसेंटेज। सो जब भी हम ट्रैफिक का न्यू हाईवे का डिजाइन करते हैं, ठीक है, तो हम उसकी जो पेमेंट डिजाइन करते हैं, तो उसकी कुछ डिजाइन लाइफ फिक्स करते हैं कि इसकी 50 साल तक, 15 साल तक, 20 साल तक, ठीक है, इतने साल तक इसको कुछ डैमेज नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हम उसका ग्रोथ रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ट्रैफिक ग्रोथ रेट पता पता होना चाहिए। एक तो अगर मैं न्यू पेमेंट डिजाइन करता हूँ, हाईवे बना रहा हूँ, तो उसकी ग्रोथ रेट मैं पहले से डिजाइन कर ली होती है मैंने बिफोर द डिजाइन। और दूसरी चीज रहेगी कि मेरा एक्सेशन पेमेंट है, ठीक है, कि वहां पे ऑलरेडी हाईवे है, बट वो टूट गया है और उसके ऊपर मुझे लेयर बनाने हैं, तो इसके लिए भी मुझे जो एक्सेशन पेमेंट की डिजाइन लाइफ है वो पता होनी चाहिए। तो ट्रैफिक डेटा में दूसरी चीज मुझे चाहिए ग्रोथ रेट। तीसरी चीज चाहिए कि डिजाइन लाइफ इन अ नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। दो चीजें हैं यहाँ पे, मैंने अभी बात की वो डिजाइन लाइफ ऑफ नंबर ऑफ ईयर की बात की है, कि 15 साल, 20 साल, 30 साल तक चलेगा। ग्रोथ रेट की जो मैंने बात की, वो ग्रोथ रेट क्या है कि कितने ट्रैफिक का ग्रोथ कितना होता है पर ईयर, कि 2 साल बाद ये ट्रैफिक का ग्रोथ इतना हुआ, 3 साल बाद ट्रैफिक का ग्रोथ इतना हुआ। इस हिसाब से मुझे 15 साल या 10 साल या 20 साल तक जितना मेरी हाईवे की डिजाइन लाइफ रहेगी, वो डिजाइन लाइफ के ड्यूरेशन में ट्रैफिक का ग्रोथ कितना होता है, तो हम बता सकते हैं कि 15 साल वक्त के बाद यहाँ पे ट्रैफिक इतना होगा, तो इसकी कैपेसिटी इतनी रहनी चाहिए। और लास्ट रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल ओवर द कैरिज वे, की जो हमारा कैरिज वे है जिसके ऊपर हमारे सब व्हीकल चलने वाले हैं, ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्शियल व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है, ठीक है। तो ये चार चीजें ट्रैफिक डेटा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चार चीजें हमको ट्रैफिक डेटा के लिए पता है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं सीबीआर वैल्यू के थ्रू पेमेंट की डिजाइन और पेमेंट की थिकनेस डिफाइन करने के लिए, ठीक है। मैंने आगे जितने भी ट्रैफिक डेटा की बात की, वो डेटा को हम समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रैफिक इन टर्म ऑफ सीएसए समझेंगे। तो हमारा स्टैंडर्ड व्हीकल है, स्टैंडर्ड एक्सल है, कोई भी व्हीकल है उसका स्टैंडर्ड एक्सल है। ट्रक की बात करें तो स्टैंडर्ड एक्सल का जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से वो है 8160 kg। ये हमको याद रखना है कि एक एक्सल की वैल्यू है, स्टैंडर्ड वैल्यू 8160 kg ड्यूरिंग डिजाइन लाइफ की, उसकी जितने भी डिजाइन लाइफ है हाईवे की, उसके हिसाब से हमारा जो ट्रक हम यूज करने वाले हैं, उसको डिजाइन में यूज करने वाले डेटा, वो डेटा में स्टैंडर्ड एक्सेल की वैल्यू हम डिफॉल्ट इतनी लेने वाले हैं। इनिशियल ट्रैफिक की बात करें तो इन टर्म ऑफ कम्युलेटिव व्हीकल पर डे, तो कम्युलेटिव व्हीकल कितने पर डे में कितने कम्युलेटिव व्हीकल है। और दूसरा बेस्ड ऑन 7 डेज, कि 7 डे आफ्टर 24 आवर्स को क्लासीफाई इन ट्रैफिक, 25 आवर्स क्लासीफाई इन ट्रैफिक। तो ये दोनों चीजें हमको करनी पड़ेगी कि कम्युलेटिव व्हीकल पर डे कितना है, और अ, ये जो पर डे का कैलकुलेशन है 24 आवर का, ठीक है, वो 7 डेज का हम कैलकुलेशन करके बनाएंगे। दूसरा है ट्रैफिक ग्रोथ रेट। ट्रैफिक ग्रोथ रेट एक डिफॉल्ट वैल्यू है इंडियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब से 7.5% में भी एज्यूम। तो ये हमको ऑलवेज एज्यूम करनी है कि ट्रैफिक ग्रोथ रेट कहीं पे भी हम एग्जाम्पल कैलकुलेट करें, तो जब अगर ट्रैफिक ग्रोथ रेट नहीं दिया हुआ है तो हमको लेना है 7.5%। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है एक्सपेरिमेंट के हिसाब से, कि अभी जो इंडियन रोड कांग्रेस है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू ट्रैफिक ग्रोथ रेट के लिए 7.5% है। डिजाइन लाइफ की बात करें तो डिजाइन लाइफ जो है, तो नेशनल हाईवे है उसकी डिजाइन लाइफ 15 ईयर्स है। तो कोई भी नेशनल हाईवे हम बनाएंगे तो उसकी डिजाइन लाइफ 15 ईयर को हमको ध्यान में रख के ही उसकी डिजाइन करनी पड़ेगी। एक्सप्रेस वे और अर्बन हाईवे है उसकी डिजाइन लाइफ है 20 ईयर्स। और अदर कैटेगरीज के रोड है वो
जो भी रोड है, विलेज रोड है या तो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ठीक है, तो उसकी जो लाइफ है अदर कैटेगरीज रोड की वो 10 साल से 15 साल तक है। तो 15 साल है नेशनल हाईवे के लिए, एक्सप्रेस वे और अर्बन रोड के लिए 20 साल है, और अदर कैटेगरी के लिए 10 से 15 साल है। तो ये है डिजाइन लाइफ। तो हमने पहली चीज देखी ट्रैफिक इन टर्म ऑफ CSA एंड डिजाइन डिजाइन लाइफ। अब ये ट्रैफिक को समझने के लिए हमको व्हीकल डैमेज फैक्टर याद रखना पड़ेगा। व्हीकल डैमेज फैक्टर ऑलरेडी इंडियन स्टैंडर्ड जितने भी कोड्स है इसमें दिया हुआ है, तो इसके लिए हमको एक इक्वेशन और कुछ वैल्यू है जो देखनी पड़ेगी। तो उसमें क्या है कि मल्टीपल टू कन्वर्ट नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल ऑफ अ डिफरेंट एक्सल लोड एंड एक्सल कंट्रीब्यूशन टू द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड रिपीटेशन इंडिकेट VDF वैल्यूज। सो ये VDF क्या है? व्हीकल डैमेज फैक्टर। व्हीकल डैमेज फैक्टर की वैल्यू हम किस हिसाब से इंडिकेट करते हैं या तो फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली कि हमारा जो हाईवे है उसमें कॉमर्शियल अलग अलग टाइप के एक्सेल हमको मिलेंगे और अलग अलग टाइप का लोड डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। जैसे व्हीकल का टाइप चेंज होगा इस हिसाब से उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक्सेल का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, बट हमको तो एक वैल्यू चाहिए। और वो एक वैल्यू अगर हम उसको रिपीटेशन रिपीटेशन में यूज करें तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अलग अलग नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल को यूनिट करके हम एक वैल्यू बनाएंगे जिसको हम व्हीकल डैमेज फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू मुझे नॉर्मली किस हिसाब से मिलेगी कि नॉर्मली उसका इक्वेशन है कि जितना भी एक्सल लोड है उसको हम 8.2 से डिवाइड करके जो हमारी डिजाइन लाइफ है एन एन की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो उसका सिंपल इक्वेशन है एक्सल लोड अपॉन 8.2 रेज टू एन। एन क्या रहेगा? 4 to 5 रहेगा। यहाँ पे हमको जो एन की वैल्यू लेनी है वो 4 से 5 लेनी है। तो अगर इसके हिसाब से मैं कैलकुलेशन करूँ तो मुझे व्हीकल डैमेज फैक्टर मिल जाएगा। बट वो वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमारा टर्रेन है, टर्रेन का क्लासिफिकेशन के हिसाब से प्लेन टर्रेन है या तो हिली रीजन है, तो इसके हिसाब से ये वैल्यू व्हीकल डैमेज फैक्टर की वैल्यू वेरी करती है। तो इसमें इनिशियल ट्रैफिक इन टर्म ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे हम देखें तो बेसिकली हमारा जो कमर्शियल व्हीकल पर डे ट्रैफिक 0 से लेकर 150 तक है, तो उसका प्लेन टर्रेन के लिए VDF की वैल्यू 1.5 रहेगी, 1.5 रहेगी, और हिली के लिए 0.5 रहेगी। अगर हमारा टॉपिक 150 से 1500 तक है तो हमारा जो प्लेन टर्रेन है या तो रोलिंग टर्रेन रहेगा, उसके हिसाब से वैल्यू 3.5 रहेगी, और हिली रीजन के लिए हमारी वैल्यू रहेगी 1.5। अगर हमारा कॉमर्शियल व्हीकल पर डे 1500 से भी ज़्यादा ट्रैफिक है, मोर देन 1500, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 4.5 रहेगी प्लेन के लिए, और VDF की वैल्यू हिली के लिए 2.5 रहेगी। तो ये ऑलरेडी इंडियन रोड कांग्रेस में दिया हुआ है, IS 37 में दिया हुआ है। उसके अलावा हम इसको याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो वो आगे जितने भी एग्जाम्पल और डिजाइन में ये कैलकुलेशन में काम आने वाला है। तो यहाँ पे दो चीजें हमने देखी है, ट्रैफिक इन टर्म ऑफ कमर्शियल स्टैंडर्ड एक्सल, और दूसरी व्हीकल डैमेज फैक्टर VDF। और दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक की बात करें तो जो हमारा कैरिज वे है, कैरिज वे पे किस हिसाब से ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहाँ पे हम सबको पता है कि सिंगल लेन रोड रहेगा, फोर लेन सिंगल कैरिज वे रोड रहेगा, और ड्यूल कैरिज वे रोड रहेगा, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के रोड के हिसाब से जो कमर्शियल व्हीकल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग रहने वाला है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक दो पॉइंट यहाँ पे मैंने इंडिकेट किए हैं। तो बेसिकली सिंगल लेन रोड है हमारा, तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कितने टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है? 2 लेन सिंगल कैरिज वे है, ठीक है। तो 75% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन, तो हम डिफॉल्ट 75% एज्यूम करके ले सकते हैं। तो सिंगल लेन रोड के लिए हो गया, फोर लेन रोड के लिए कैरिज वे 40% ऑफ द टोटल कमर्शियल व्हीकल इन बोथ डायरेक्शन। तो ये सिंगल लाइन के लिए 75 वैल्यू है इंडियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब से। फोर लाइन सिंगल कैरिज वे के लिए 40% वैल्यू है। अगर ड्यूल कैरिज वे है, अलग अलग कैरिज वे है, तो वहाँ पे 2 लाइन ड्यूल कैरिज वे के लिए 75% ऑफ द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल इन ईच डायरेक्शन, की पर्टिकुलर एक लेन पे मेरा 75% नंबर ऑफ व्हीकल जा रहा है, दूसरी लेन है वहाँ पे दूसरा 75% ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल जा रहा है, इस हिसाब से कैलकुलेशन होगा। अगर 3 लेन है तो 60% और 4 लेन है तो 45%। तो इस हिसाब से जिस हिसाब से अलग अलग लेन हमको दिखने
देखने को मिलती है हाईवे पे, ठीक है। 2 लेन है, 3 लेन है, 4 लेन है, जिसका हम मार्किंग के हिसाब से पता कर सकते हैं कि पूरा कैरिज में है 12 मीटर का या 15 मीटर का, 20 मीटर का। तो उसमें 3.5 मीटर के अलग अलग लेन मिलेगी, जिसको हम येलो व्हाइट मार्किंग से डिवाइड हम हाईवे पे देखते हैं। तो वो जो लेन है, वो लेन के हिसाब से अलग अलग ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे इस हिसाब से कर सकते हैं और ये वैल्यू लेंगे। सिंगल लेन के लिए 75, 4 लेन के लिए 40% और ड्यूल कैरिज में अगर 2 लेन है तो 75, 3 लेन है तो 60 और 4 लेन है तो 45%। इस हिसाब से ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि अगर हमको थिकनेस डिजाइन करनी है हाईवे की, तो उस चार्ट में हम जो यूज करने वाले हैं, दो चीजें यूज करने वाले हैं। एक तो सीबीआर की वैल्यू यूज करने वाले हैं, उसके सामने हमको ट्रैफिक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो ट्रैफिक की वैल्यू जो पता होनी चाहिए वो उसकी जो हम इसको इंडिकेट करेंगे एन के हिसाब से। एन रहेगा हमारा कॉमर्शियल व्हीकल, जो हमारा जो एन रहेगा वो मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल में उसकी वैल्यू मिलने वाली है, ठीक है। तो कैपिटल एन है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ द ट्रैफिक और यूज ऑफ पेमेंट थिकनेस, जो डिजाइन चार्ट में हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, डिजाइन के लिए। तो उसका एक इक्वेशन है, ये हमको याद रखना है। इक्वेशन क्या है, एन इज इक्वल टू 365 इंटू ए ब्रैकेट में 1 प्लस आर रेज टू एन माइनस 1 अपॉन आर इंटू डी इंटू एफ। तो ये हमारा इक्वेशन है थिकनेस डिजाइन चार्ट के लिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वहाँ पे क्या है कि ये है वो हमारा इनिशियल ट्रैफिक है। तो आगे हमने जिस हिसाब से कैलकुलेशन में किया कि कॉमर्शियल व्हीकल पर डे कितना मिलता है, तो ये हमारा इनिशियल ट्रैफिक है, जहाँ पे हम सिंपल इक्वेशन है पी ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज टू एक्स कर सकते हैं। पी क्या है हमारा, तो नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल एज पर लास्ट काउंट, की जो लास्ट काउंट है उसमें कॉमर्शियल व्हीकल कितना है, ठीक है। एच क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन द लास्ट काउंट एंड द ईयर ईयर कंप्लीशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन, की कंस्ट्रक्शन के कितने ईयर कंप्लीट हुए हैं। तो ये जो इक्वेशन बना हमारा इनिशियल ट्रैफिक के लिए, पी इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस आर रेज टू एच, जो जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 10 साल हुए मेरे हाईवे पे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन हो के 10 साल हुए, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू मैं 10 रखूंगा, ठीक है। पी की वैल्यू मुझे नंबर ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल जो लास्ट काउंट हुआ है उसकी वैल्यू जो भी आएगी 1500 2000 में यहाँ पे रख दी, ठीक है। तो उसके हिसाब से मुझे इनिशियल ट्रैफिक मिल जाएगा, ये वैल्यू मैं यहाँ पे रखूंगा 365 इंटू ए। अब बात करें आर की, तो आर क्या है, तो आर बेसिकली एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल है। तो हमने आगे बात की ग्रोथ रेट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल, जो हम इंडियन रोड स्टैंडर्ड के हिसाब से 7.5 लेना है। उसके अलावा अलग अलग डिफरेंट ग्रोथ रेट है, तो वो आईआरसी में दिया हुआ होता है। और यहाँ पे डी और एफ है। डी और एफ क्या है कि डी है हमारा, यहाँ पे देख सकते हैं कि एफ की वैल्यू है, तो एफ है हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। तो एफ की वैल्यू है हमारा व्हीकल डैमेज फैक्टर। और एन है हमारा स्मॉल एन, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो वो स्मॉल एन है हमारी डिजाइन लाइफ इन अ ईयर। तो यहाँ पे हम इस हिसाब से ये जो कैलकुलेशन है उसमें व्हीकल डैमेज फैक्टर जो रहेगा, व्हीकल डैमेज फैक्टर मैंने आगे कैलकुलेशन में हमने देखा कि किस हिसाब से डैमेज कैलकुलेशन रहेगा टर्रेन वाइज। और डिजाइन लाइफ इन ईयर की नेशनल हाईवे है तो उसकी 15 साल, एक्सप्रेस वे है तो उसकी 20 साल, अर्बन हाईवे है तो उसकी 20 साल, और अदर कैटेगरीज के हाईवे है उसकी 10 से 15 साल। तो इसके हिसाब से डिजाइन लाइफ, तो ये सब वैल्यू हम अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो फाइनल कैलकुलेशन हमको ट्रैफिक का मिल जाएगा। तो ये फाइनल कैलकुलेशन के लिए आगे हमने जो डिस्कशन किया वो सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करने के लिए अगर हम सीबीआर मेथड से के थ्रू डिजाइन करने वाले हैं तो उसमें दो टाइप के डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहली चीज है ट्रैफिक और दूसरी चीज है सीबीआर वैल्यू, ठीक है। तो आज जो हमने देखा वो ट्रैफिक के बारे में देखा कि हमने जो जितना भी ट्रैफिक डेटा इंपॉर्टेंट है, इनिशियल ट्रैफिक क्या है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट क्या है, डिजाइन लाइफ क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमर्शियल व्हीकल क्या है, इन सब के बारे में मैंने आपको डिस्कस करके समझा दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रैफिक इन टर्म ऑफ सीएच जो हमने अभी समझ लिया है, डिजाइन लाइफ क्या है वो समझ लिया है, ट्रैफिक ग्रोथ रेट हम यहाँ पे इस हिसाब से एज्यूम कर सकते हैं या तो आईएफसी स्टैंडर्ड में दिया हुआ होगा। उसके अलावा व्हीकल डैमेज फैक्टर क्या है, जो एफ की वैल्यू हम लेने वाले इक्वेशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैफिक किस हिसाब से है,
और यहाँ पे कंपटीशन, फाइनल कंपटीशन। तो अगर इस हिसाब से मुझे यहाँ पे एन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम सीबीआर वैल्यू के बारे में बात करेंगे। जो हमारा सीबीआर टेस्ट है वो सीबीआर टेस्ट करके हमको जो सीबीआर की वैल्यू मिलेगी उसको, और हमारा जो यहाँ पे ट्रैफिक मिला उसको, हम उन दोनों को कंपेयर करके जो हमारा डिजाइन चार्ट है, थिकनेस डिजाइन चार्ट है, वो थिकनेस डिजाइन चार्ट देख के हम पेमेंट की डिजाइन, फ्लेक्सिबल पेमेंट की डिजाइन दे सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में, हम फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन 2 देखने वाले हैं, जिसमें सीबीआर वैल्यू किस हिसाब से कंसीडर करनी है वो देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।